साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज के इस वीडियो में मोदी सरकार में ताकतवर पोजीशन में बैठे हुए तथा कथित राष्ट्रवादियों के पुत्रों के कच्चे चिट्ठे खोलूंगा। किस तरीके से चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा ले करके ये लोग राष्ट्रवादी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं तथा कथित राष्ट्रवादियों को जो चाइनीज झालरों का विरोध करके खुश हो जाते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया के प्रभु नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन से बदला लेते हुए उनके 59 यानी कि 59 ऐप्स को बंद कर दिया है। इससे चीन का जो आर्थिक ढांचा था वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है, उसको जान बचाने की जगह ढूंढनी पड़ रही है। गोदी मीडिया कमोवेश इसी तरीके से इन 59 चाइनीज ऐप के बंद करने को महिमा मंडित कर रहा है। खैर, ये दलालों का गुलामों का काम है, उनको उनका काम करने देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि चीन को लाल आंख दिखाने वाले नेता, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने वाले नेता जब विपक्ष में हुआ करते थे, आज जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं तो इस देश में 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित करके भारत ने अपने जवानों की शहादत का बदला ले लिया। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दलाल अर्णव गोस्वामी समेत तमाम सारे पत्रकार कांग्रेस पर इस बात को लेकर तो सवाल तो उठाते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने 15 साल पहले, यानी कि अभी से 15 साल पहले उस फाउंडेशन में चीन की किसी कंपनी से कुछ पैसा स्वीकार किया था। उन दलालों की हैसियत और औकात नहीं है ये खबर आप लोगों के सामने लेकर के आए। इसलिए नेशनल जनमत पूरी छानबीन के साथ इस खबर को सामने लेकर के आया है। आपको ऐसे ऐसे नामों का खुलासा करूंगा जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग मोदी सरकार में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं। बीसीसीआई के वर्तमान जो कोषाध्यक्ष हैं प्रेम कुमार धूमल, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके और अनुराग ठाकुर जो दिल्ली चुनाव में देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को नारे लगवा रहे थे, उन्हीं के भाई हैं, सगे छोटे भाई अरुण कुमार धूमल बीसीसीआई के इस समय कोषाध्यक्ष हैं। अमित शाह के सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो अमित शाह हैं, उनके पुत्र जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लोग जिस बीसीसीआई में मजबूत हैसियत में हैं, वो बीसीसीआई ये तय नहीं कर पा रहा है कि 440 करोड़ रुपए का अनुबंध चीन की ओप्पो कंपनी से जो उसका है आईपीएल को लेकर के, उसको हम रद्द करें या ना करें। अब इन्हीं राष्ट्रवादियों के पुत्रों से एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना से सीधे सीधे आंख मिलाकर के बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे ध्रुव जयशंकर एक कंपनी में निदेशक बनते हैं 2019 में। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF शॉर्ट फॉर्म है इस कंपनी का, अमेरिका की कंपनी है। ये कंपनी विदेश नीति का थिंक टैंक है। किस तरह की विदेश नीति का थिंक टैंक होगी ये कंपनी, ये आप समझ सकते हैं। एस जयशंकर जैसे ही विदेश मंत्री बनाए जाते हैं, उनके पुत्र को इसका निदेशक बना दिया जाता है। इनके पुत्र ध्रुव जयशंकर जिस कंपनी में निदेशक हैं, उस कंपनी को 1.25 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए 2016 में चीनी कंसुलेट जनरल द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद 50 लाख रुपए 2017 में दिए जाते हैं। अपने पुत्र के डायरेक्टर होने के नाते विदेश मंत्री खुद इस फाउंडेशन में लगातार आते जाते रहते हैं, जहां की फंडिंग कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से हो रही थी। अब दूसरा एक बड़ा खुलासा, VIF विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। पहले भी मैं बताता रहा हूं कि संघ की विचारधारा से ओतप्रोत एक नया इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया गया था 2009 में, और इसके फाउंडर मेंबर कौन थे? जो वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी जेम्स बॉन्ड हैं, अजीत डोभाल। बड़ी ही ताकतवर शख्सियत इस समय माने जाते हैं। उन्हीं अजीत डोभाल ने जिस संस्था की स्थापना की थी, उस संस्था ने 9 चीनी कंपनियों द्वारा लगातार सहयोग आर्थिक रूप से स्वीकार किया जाता रहा। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज,
चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन ओशन इकोनॉमिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, सेंटर फॉर साउथ चाइना एंड वेस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, सिल्क रोड थिंक टैंक नेटवर्क डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल, सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज। ये जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इसका मुख्यालय है चाणक्यपुरी, यानी कि दिल्ली के पॉश इलाके में। वीआईएफ का कच्चा चिट्ठा आपके सामने पहले भी रख चुका हूं। अब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि वीआईएफ इस सरकार में एक मजबूत हैसियत रखता है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कैंपस प्लेसमेंट कहीं से हुए बड़े बड़े पदों पर, नृपेंद्र मिश्रा से लेकर अजीत डोभाल से लेकर के बीके सारस्वत तक, तमाम सारे लोग विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से ही चयनित होकर कैंपस प्लेसमेंट पा करके मोदी सरकार में आज बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हुए हैं। लगातार अजीत डोभाल कहते रहते हैं कि हमारा संघ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये संगठन पूरी तरह संघ की विचारधारा पर है। इसका पहला तो सबूत ये है कि इसमें जुड़ा हुआ हर शख्स कहीं ना कहीं संघी मेंटलिटी और आरक्षण का विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए 2009 से ही काम कर रहे थे। कैसे, ये भी खुलासा करूंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए कि जब चाणक्यपुरी के आप इसके ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो संघ के सरकारवाह रहे एकनाथ रानाडे, जिन्होंने 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र की स्थापना की थी, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। अगल बगल संघ के तमाम सारे विचारकों की तस्वीर लगी हुई है, और वीआईएफ खुद कहता है कि वो विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो आप संघ की मानसिकता से अलग कैसे हो गए? अलग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि 2009 के समय में अगर सीधे सीधे संघ इन्वॉल्व होती, अन्ना हजारे को ला करके किरण बेदी के माध्यम से पूर्व सेना प्रमुख बीके सिंह को अगर ऐसे ही सामने लाया जाता संघ की पृष्ठभूमि से, तो सीधे सीधे लोग समझ जाते कि जो 2011 में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की गई थी, दरअसल वो कांग्रेस को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को वापस लाने के लिए शुरू की गई थी। 2011 में बाबा रामदेव अगुवाई करते हैं और इसी वीआईएफ में एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें अरविंद केजरीवाल, गोविंदाचार्य, किरण बेदी, अन्ना हजारे, अजीत डोभाल, आर वैद्यनाथन, एस गुरुमूर्ति शामिल होते हैं। वहां प्लानिंग बनाई जाती है कि देश में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलानी है। अन्ना हजारे उस समय चूंकि निर्विवाद चेहरा थे, हालांकि अंदर अंदर सब जानते थे कि संघ से उनका कनेक्शन है। उनको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठाला जाता है। पूरे देश में भ्रष्टाचार, काला धन के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आ जाती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो इसी से जुड़े हुए मेन व्यक्ति अन्ना हजारे को नेपथ्य में ढकेल दिया जाता है। अन्य तमाम सारे लोग सत्ता के प्रतिष्ठानों में बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। उस खेल की शुरुआत सबसे पहले होती है, कानून में बदलाव किया जाता है, इसलिए क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने थे, वो ट्राई के चेयरमैन रह चुके थे, उनका कैंपस प्लेसमेंट करवाना था। कैसे संभव था? तो कानून में बदलाव किया गया, नृपेंद्र मिश्रा को उनका प्रधान सचिव बनवाया गया। अन्य नाम बताता हूं, अजीत डोभाल जिन्होंने स्थापना की थी वीआईएफ की, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाते हैं, पावरफुल हैसियत में आ जाते हैं। गुरुमूर्ति जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, सरकार बनते ही उनको आरबीआई बोर्ड में निदेशक बनाया जाता है। नृपेंद्र मिश्रा के बारे में बता चुका हूं। पीके मिश्रा, इनको अपर प्रधान सचिव बनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीके सारस्वत जो डीआरडीओ में डीजी के पद पर रह चुके थे, उनको नीति आयोग में सदस्य बनाया जाता है। विवेक देवराय का आर्थिक मामले सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया जाता है। आर्य वैद्यनाथन जो आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, उनको भी महत्व दिया जाता है। अनिल बैजल को दिल्ली में उपराज्यपाल बनाया जाता है। किरण बेदी को पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। बुरी तरीके से चुनाव हार जाती हैं तो उपकृत करने के लिए उपराज्यपाल बना करके भेज दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल अलग राह पकड़ते हैं, लेकिन उसी मूवमेंट के माध्यम से प्रचार प्रसार पाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीके सिंह को भी केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम बताता हूं।
जो तमाम सारे लोग सेना से या कहीं और से भी रिटायर्ड हुए लेकिन संघ की मानसिकता रखते थे, वो वीआईएफ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, आज वो मोदी सरकार में ठीक ठाक हैसियत रखते हैं, भले ही उनके पास कोई पद हो या ना हो। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, पूर्व राजदूत टीसीए रंगाचारी, पूर्व वायुसेना प्रमुख एसजी इनामदार, पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, रॉ के पूर्व प्रमुख एके वर्मा, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था इनके खिलाफ, रॉ के पूर्व प्रमुख सीडी सहाय, पूर्व राजदूत प्रभात प्रकाश शुक्ला, पूर्व वायुसेना प्रमुख एस कृष्णास्वामी, पूर्व सेना प्रमुख बीएन शर्मा। मैंने चुनिंदा नाम बताए हैं आप लोगों को। ये लोग समय समय पर मोदी सरकार के बचाव में सामने आते हैं और बयानबाजी जब ये करते हैं तो आपको बताया जाता है कि रॉ के पूर्व प्रमुख की हैसियत से बोल रहे हैं, पूर्व राजदूत की हैसियत से बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग इन पदों पर रहे तो निश्चित तौर पर ये लोग सही बोल रहे होंगे, लेकिन पूरी तरीके से ये लोग सरकार की गुलामी में, चापलूसी में और अपनी संघी मानसिकता से प्रभावित होकर के सरकार के बचाव में बोलते हैं। इसलिए लोगों का इस समझना मुश्किल हो जाता है कि टीवी चैनलों पर बैठ करके जो बड़ी बड़ी डिबेट कर रहे हैं वो देश की सेना की तरफ से बोल रहे हैं या सरकार के अघोषित प्रवक्ता बन करके बोल रहे हैं। इसलिए इस सरकार के समय में ये ढूंढना मुश्किल हो गया है कि इस पूरे झूठ के जंजाल में सच कहाँ है, क्योंकि वो तो बेचारा इस झूठ के नीचे तले दब करके कहीं पिस करके करा रहा है। समझने की जरूरत यह है कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो संघ से जुड़ा हुआ है, उस विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को चीन से जुड़ी हुई 9 कंपनियां आखिर फंडिंग क्यों कर रही हैं? वीआईएफ ने खुद अपनी वेबसाइट में इसका खुलासा किया है। नेशनल जनमत की बात पर यकीन न मत करिए, द टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जनसत्ता समेत तमाम सारे पेपरों में खंगाल मारिए, आपको ये खबर कहीं ना कहीं दबी हुई, छुपी हुई, लुटी पिटी सी दिख जाएगी। लेकिन अमीश देवगन, अर्णव गोस्वामी, दीपक चौरसिया, श्वेता सिंह जैसे तमाम सारे दलालों, जिनमें एक प्रमुख नाम है सुधीर चौधरी, इसकी हैसियत नहीं है। डीएनए में प्रोग्राम लेकर के आओ, इसका विश्लेषण करो, तब जानू तुम कितने बड़े पत्रकार हो। विपक्ष से सत्ता में बाहर रहते हुए सवाल करना बहुत आसान होता है। जिस बदतमीजी से, जिस घमंड से सत्ता का संरक्षण प्राप्त ये अर्णव गोस्वामी बात करता है, अगर इसकी हैसियत है तो ये कांग्रेस पर सवाल उठाने की बजाय इन लोगों से सवाल पूछ करके दिखाए। अगर आप नेशनल जनमत से सवाल करते हैं कि मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन को जो 15 साल पहले पैसा मिला था उसकी खबर क्यों नहीं दिखाई, तो मेरा सीधा सीधा जवाब यह है कि वो गोदी मीडिया दिखाने के लिए बैठी हुई तो है। नेशनल जनमत उन खबरों को आपके सामने लेकर के आता है जिन खबरों को इस गोदी मीडिया के दलालों की दिखाने की हैसियत तो छोड़िए, औकात ही नहीं है। समझने की जरूरत है देश के लोगों को कि कहीं अंदर खाने बीआईएफ और चीन में, यानी कि संघ में और चीन के नेताओं में कुछ सेटिंग तो नहीं है। मैं सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बीआईएफ का जुड़ाव संघ से है, संघ का जुड़ाव बीआईएफ से है, बीआईएफ को फंडिंग चीन से हो रही है, कहीं ना कहीं ये आंतरिक कनेक्शन है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो मन की बात करने आते हैं, बेचारे की हिम्मत नहीं होती है चीन का नाम ले लें। बगल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो संबोधन मन की बात में उन्होंने किया था, ऊपर की 5-6 लाइनों में चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लगातार बयान दे रहे हैं, चेहरा मुरझाए हुए, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस के आया है, हमारी सीमा पर कब्जा नहीं हुआ है, तो फिर 20 सैनिक शहीद क्यों हो गए हैं? डूब मरो देश के वो लोगों जो अभी भी इस सरकार की हकीकत नहीं देख पा रहे हैं। देश के लोगों से झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, मेरी जितनी क्षमता है उतनी कोशिश करूंगा, आप लोगों को सच्चाई दिखाता रहूंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है